नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के अंदर तब्दीली का अमल जारी है। ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोग छोड़ के जा रहे हैं, बल्कि तहरीक इंसाफ की जो बाकी मादा क़यादत है उसकी तरफ से इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बरतानिया के अंदर कैंपेन का मामला हो या रोज़ाना की बुनियाद पर यह कहा जा रहा हो कि पाकिस्तान के अंदर तबाही की बुनियाद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट PDM की हुकूमत है और अदालतों से फिर मुकदमात में उनको ख़ास किस्म की रिलीफ भी मिले, तो आपको इन तमाम मामलात पर फोकस करना है। जो वजह बन रही है पंजाब में आके पंजाब के गवर्नर से बात करने की, जिनका मुफस्सल तारफ़ अभी मैं थोड़ी देर में करवाता हूँ, वो ये कि जितने भी हवाले हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन हो, इस्टेब्लिशमेंट इल्ज़ामात हो, उसका कोई ना कोई सिरा पंजाब से जोड़ दिया जाता है। तो हमारे पास मोहम्मद बलीग़ रहमान साहब मौजूद हैं, गवर्नर पंजाब, फॉर्मर मिनिस्टर, समबडी आई एम मीटिंग आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम और बहुत खुश आमदीद आप गवर्नर हाउस लाहौर तशरीफ़ लाए। डिलाइटेड टू बी हियर। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चल रही है, आपने देखा होगा कि लंदन में भी उन्होंने एक वैन के ऊपर वीडियोज़ चलवाई और उसके बाद ट्विटर अकाउंट को यूज़ किया जा रहा है। अमेरिका के अंदर आज मुजाहरा करवाया गया और उसके अंदर इंसानी हकूक़ की वायलेशन की बात करते हैं। इनेविटेबली जितनी भी केस स्टडीज़ हैं मैंने उठा के देखा, जिसको हवाले देते हैं, उनका ताल्लुक़ पंजाब से बनता है। उनके घर के मामलात हों, ख़वातीन की जेलों का मामला हो, पुलिस एक्सेस का मामला हो, वो पंजाब फोकस ज़्यादा है। तो एज़ गवर्नर आपको डज़ इट वरी यू कि ये कैंपेन जो है वो बहुत तेज़ हो रही है, पाकिस्तान की इमेज के लिए बुरी है, या आपके ख़्याल में परेशानी की ज़रूरत नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज़ गवर्नर, एज़ सिटीज़न ऑफ द कंट्री, एक सियासत के तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ये परेशान कुन मसाइल हैं, सूरत हाल है, और ये आज से नहीं शुरू हुई, ये तो कई सालों से जारी है। और इवेंचुअली पाकिस्तान की आवाम में, लोगों में नफ़रत भरना, गुस्सा दिलाना, नफ़रत अंगेज़ तकारीर करना, और फिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज टार्निश किया जाता है जो उसके ऊपर। और बड़ी पुरानी एक मिसाल मौजूद है कि डर्टी लॉन्ड्री, तो डर्टी लिनन जो है वो अपने घर में वॉश की जाती है, तो हम मुख्तलिफ़ चौकों पे या पूरी दुनिया में जाके अगर उसका तमाशा लगाते हैं तो, और ये मुसलसल एक तरफ से हो रहा है, और उसका नुकसान जो है वो न सिर्फ पाकिस्तान को एक पूरा तशख़्ख़ुस और उसकी जो इमेज है उसको हो रहा है, बल्कि हमारे जो बिलखसूस नौजवान और लोग हैं उनमें जो मायूसी बढ़ती चली जा रही है और उसके साथ साथ नफ़रत बढ़ती चली जा रही है। देखिए ना, ये महज एक दिन की कार्रवाई नहीं थी 9 मई, जो कि बड़ी शर्मिंदगी का दिन है किसी भी कौम के लिए। इसके पीछे एक पूरी तारीख़ है, और मदीना मुनव्वरा में जो कुछ हुआ, जहाँ पे अदब का आला मकाम है, वहाँ पे हम तो बच्चों को ये तरबियत हमेशा मिलती थी कि उस शहर में भी आपने कहीं आवाज़ ऊंची नहीं करनी, और दुरूद शरीफ भी पढ़ना है तो अदब से पढ़ना है, और मुकामात पर तो नज़र उठाकर भी नहीं चलना। तो और फिर अगर 2014 से PTV जलाया जाना, फिर रेडियो पाकिस्तान का पेशावर में तोड़ फोड़ और जलाया जाना, या ग्रीन बेल्ट्स पे सब्ज़े को कभी भी आग लगाने का हम सोच नहीं सकते थे, वो होना, और मेट्रोज़ तोड़े जाने, पाकिस्तान की आवाम की प्रॉपर्टीज़, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है। और काउंटर जो आया है, हमने देखा कि IG पंजाब ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो मुतलका पुलिस अफसरान है, ख़वातीन के हवाले से जो बातें उन्होंने अदादा शुमार उसके ऊपर दिए, और फैमिलीज़ को एक्सेस देने का मामला भी हुआ। तो रियासत और हुकूमत के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप महज इल्ज़ाम का जवाब इल्ज़ाम से नहीं दे सकते। तो बतौर गवर्नर क्या आपने बिलखुसूस इन केसेस को देखा कि कहीं पर वाक़तन कोई ऐसा वाक़या ना हो? आपने फ़ाइल्स देखी, आपने मैनेजमेंट की तरफ से जो बयानात हैं उनको देखे कि जो भी कहा जा रहा है उसमें कुल्ली तौर पर कोई सच नहीं है और मुकम्मल तौर पर झूठ का पलंदा है? हैव यू रिव्यूड दीज केसेस जो इल्ज़ामात लगे? उसका अंदाज़ा इस तरह होता है कि बिल्कुल, मैंने पर्सनली भी मेरे पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि दे प्लीडेड नॉट गिल्टी, और उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों का कसूर नहीं है और उनको जो है वो निकाला जाए, गलत पकड़ा हुआ है। तो मैंने उनके बात सुन के, और मैं हमेशा से इस बात का कायल रहा हूँ, इमरान खान के दौर में भी ऐसा होता रहा, साबका अदवार में भी ऐसा होता रहा कि जब किसी जमात पे पाबंदी या किसी जमात को जब दीवार से लगाया जाता था तो वहाँ पे घरों में घुस के और लोगों को पकड़ लिया जाता था बिला तफरीक, और जितने भी ओहदेदार हैं किसी भी इलाके के, किसी भी जगह के, उनको वो चाहे किसी रॉन्ग डूइंग में हों या ना हो, उनको पकड़ लिया जाता था। तो मैं हमेशा से इसका ख़िलाफ़ रहा हूँ।
तो अब जब इस तरह की सूरत हाल आई और मुझे ये सुन के खुशी हुई कि पाकिस्तान में ये डिसाइड किया गया था इस दफ़ा बिलखसूस कि किसी नाजायज़ के साथ ज़्यादती नहीं की जाएगी, लेकिन जब कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि हम हर तरह ये ज़िम्मेदारी आपसे कह रहे हैं कि हमारा बच्चा इस रॉन्ग डूइंग में नहीं था, तो मैंने कुछ मौक़ों पे आईजी पंजाब से रिपोर्ट तलब की। उन्होंने मुझे तस्वीर और वीडियोस भेजी उन लोगों के। जब उनके मैंने घर वालों को दिखाया तो उन्होंने कहा वाकई हमें ये अंदाज़ा नहीं था। और कुछ जगहों पे मैंने जब हुकूमत पंजाब से बात की है तो जिन जिन केसेस जितने भी मेरे पास आए थे सब में एविडेंसेस और चीज़ों के साथ सब्सटेंशियल प्रूफ और उनका वहाँ होना साबित पाया गया। फैमिली के मेंबरान परेशान थे जब मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपकी जो मुलाकात हुई उनसे, ये बड़ा दिलचस्प होगा जानना कि जब आप उनको शवाहिद दिखाया आपने और आपने उनको मुतमईन किया शवाहिद की बुनियाद पर, तो उनका आगे से रद्दमल क्या होता था अपने बच्चों के बारे में? वो लोग जिनको यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए, कॉलेजेस में होना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, कारोबार करने चाहिए, अब वो मुकदमात भुगत रहे हैं। जी, उनका रद्दमल जो है वो बहुत परेशानी वाला था, लेकिन उसके साथ साथ जब वो ये समझ रहे थे कि हमारे बच्चे ने कुछ नहीं किया और उसको पकड़ा गया तो उनका रद्दमल कुछ और था, और जब उनको ये पता लग गया कि नहीं वाकई वो वहाँ इन्वॉल्व था तो फिर उनका रद्दमल कुछ और था। कहा उसके बाद भी कहा तो उन्होंने यही कि भी नरमी का मामला होना चाहिए, गलती हो गई है, बच्चा है, लेकिन वो कम से कम डिफेंसिव पे आ गए। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अगर किसी को किसी जुर्म की सज़ा जब हो जाती है, अगर वालिदैन को या घर वालों को ये पता हो कि वाकई जुर्म सरजद हुआ है तो वो माशरे के लिए ना सिर्फ ये कि तकलीफ दे उस फैमिली के लिए, लेकिन वो सबको पता होता है कि जस्टिस इज़ बीइंग सर्व्ड। और अगर खुदा न खास्ता किसी को गलत इल्ज़ाम में सज़ा हो जाए तो वो फैमिली पूरी उम्र के लिए हमेशा एक गैर मुतमईन भी रहती है और उसके अंदर एक हिजान भी रहता है। ख़वातीन का कार्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। जो बैनुल-अक़वामी कैंपेन है उसके अंदर ख़वातीन की तस्वीर लगाई जाती हैं, हथकड़ियों वाली, या जेल के अंदर वो मौजूद हैं या वैन से उतारी जा रही हैं। उस अमल के बारे में नहीं बताया जाता जिस अमल में से उन्होंने अपने आप को गुजारा और निज़ाम को गुजारा, जिसकी पादाश में ये हो रहा है, लेकिन तस्वीर दिखाई जाती हैं। ख़वातीन के हवाले से भी बहुत इल्ज़ामात लगे। आपने उन केसेस को भी देखा, रिव्यू किया? अगर नहीं किया तो करना चाहेंगे, ये जानते हुए कि जितने भी ख़वातीन अंदर मौजूद हैं उनके हवाले से जो भी बात हो रही है उसमें कोई सच नहीं है? ख़वातीन का मैंने इत्तफ़ाक़ से किसी पर्टिकुलर ख़ातून का तो मैंने कोई रिपोर्ट तलब नहीं की या ऑफिशियल से नहीं पूछा, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि कुछ ख़वातीन के बारे में एक तरफ से इनके इल्ज़ामात सुने और दूसरी तरफ फिर शाम को ही सोशल मीडिया पे वीडियो नज़र आ गई जिसमें वो खातून जब पेश हो रही थी अदालत में तो किसी सहाफ़ी ने सवाल कर दिया कि आपके साथ कोई गलत सलूक तो नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि गलत सलूक तो यही है कि हमें गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन हमारा जो हिस्सा है जहाँ पे हम ख़वातीन रखे हुए हैं वहाँ तो कोई मर्द भी दाखिल नहीं हो सकता और हमारी उस लिहाज से हमारी इज़्ज़त और एहतराम के ऊपर कोई कमी नहीं आ रही। तो इस तरह की वो एक रास्ते में गुजरते हुए अगर एक खातून जा रही हैं और उसको कोई सहाफ़ी या किसी और शख्स ने एकदम आगे बढ़ के सवाल पूछ लिया तो उन्होंने तसल्ली का इजहार किया। तो ये वहाँ की हद तक, लेकिन मुझे जनरली जब मैंने इसके बारे में मुझे पता है कि इसके बारे में एक स्टैंडर्ड्स भी मौजूद हैं और कोई इस तरह की बात सोची भी नहीं जा सकती कि खुदा न खास्ता मेरे तो ज़ुबान कांपती है वो अल्फाज लेते हुए कि जिसके बारे में उन्होंने ख़वातीन के बारे में कह दिया कि वो इस तरह की चीज़ों से गुज़र रही हैं जो कि मैं समझता हूँ कि बिल्कुल नौमाशरे में हैं, हमारे सेटअप्स में ना होनी चाहिए, ना उसकी इजाज़त दी जा सकती। आपने जिक्र फरमाया अभी 9 मई की तारीख़ के बारे में और आपने पुराने वाक़यात भी रिकाउंट किए और एक बिल्डअप था तशद्दुद का, फसाद का, आग लगाने का, मारा मारी का, सड़कों को गर्म करने का। लेकिन अब जब आप 9 मई को देखते हैं तो इंतज़ामी तौर पर जो रद्दमल है, आप समझते हैं कि बेहतर रद्दमल से बहुत सारा फसाद रुक सकता था? देखें ज़मान पाक के ऊपर तो हंगामा पहले भी था, पुलिस वहाँ पे जाती है नोटिस सर्व करने के लिए तो वहाँ पे पेट्रोल बम चलते हैं, वहाँ पर एक किस्म का एक अल्ताफ़ हुसैन के ज़माने का 9-0 बना हुआ था, बल्कि 9-0 के गिर्द भी इस किस्म की हरकत आपको कमो बेशी नज़र आती थी। तो उसके बाद 9 मई का होना, तो इंतज़ामी तौर पर आप रद्दमल को अब रिट्रोस्पेक्टिवली कैसे असेस करते हैं? देखिए, उस वक्त रद्दमल जो था वो बड़ा साइमल्टेनियस था। एट एनी गिवन पॉइंट एक ही वक्त में बहुत से वाक़यात बहुत जगहों पे और हो रहे थे और उसमें जो लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज़ या इदारे थे, बिलखसूस पुलिस, वो भी एक डिवाइडेड थी कि किस मौके पे किस जगह पे कैसे किसको रोके। और दूसरी बात ये कि फ़ौज का शायद वो किसी मुझे नहीं पता, मैंने उनसे बात नहीं की,
इफ़ आई हैव टू गेस तो शायद वो किसी इशारे के मुंतज़िर थे और उनको कोई ऐसा कहा नहीं गया था, क्योंकि ये बातें भी सुनने को मिली कि कुछ अहम अफसरान ये कहते पाए गए कि हमारे अपने लोग हैं तो अपने लोगों के ख़िलाफ़ वी वॉन्ट गो हार्ड ऑन देम। तो लेकिन एट द सेम टाइम आप ये देखिए कि ये जो कुछ हुआ, अब मिसाल के तौर पे ये गवर्नर हाउस है। मैं तो यहाँ बड़ा आर्जी तौर पे, ना ज़िंदगी का पता ना इन ओहदों का पता, मुझसे पहले गवर्नर सिर्फ 5 हफ्ते यहाँ रहे, तो हम आर्जी तौर पे यहाँ हैं। लेकिन PTI का जब दौर था पंजाब में, कोई 4 दफ़ा इस गवर्नर हाउस पे हमला हुआ। उस हमले में एक दफ़ा तो जो PTI के प्रोटेस्टर्स थे वो जलते टायरों के साथ जो है वो गेट तक आ गए और गेट से उन्होंने टायर अंदर फेंके, गेट के ऊपर सारे कैमराज और चीज़ें तोड़ दी और गेट के ऊपर भी चढ़ गए। तो मैं उस वक्त यहाँ पे खड़े होकर मैंने कहा कि ये एक तारीखी गवर्नर हाउस है और ये पाकिस्तान की आवाम की मलकियत है। यहाँ पे शाहकार तस्वीर से लेके और ये बिल्डिंग इटसेल्फ, इसका सबसे पुराना हिस्सा 450 साल पुराना है। इट हैज़ अ हिस्ट्री और आखिरी हिस्सा 1910 में लेटेस्ट था, वरना उससे पहले इसकी एक्सपेंशन 1890 तक हुई है। तो ये एक तारीख़ है इसके अंदर। तो अगर मैं यहाँ पे 2 भी शरारती शख्स आके अंदर आग लगा दें जिनके पास हाथ में माचिस हो, तो वो जंगल में बंदर के हाथ माचिस वाली मिसाल होगी। और तो गेट को तो उन्होंने आग लगा दी थी, गेट को उन्होंने आग लगा दी थी और उन्होंने काफ़ी नुकसान भी किया था बाकी चीज़ों का, और अटैक भरपूर कोशिश भी की थी अंदर आने की। तो लेकिन इस दफ़ा जब कहीं पे वफाकी हुकूमत में या कहीं पे पता भी हिलता था तो इनका गुस्सा गवर्नर हाउस पे निकलता था, गवर्नर हाउस के ऊपर अटैक होता था, गवर्नर हाउस के बाहर जो है। इस दफ़ा उस दिन गवर्नर हाउस कोई नहीं आया, अगले दिन आए लेकिन उस दिन नहीं आए। उस दिन सीधा हर किसी को अपनी मंजिल मालूम थी। तो आपका ख्याल है कि ये मुकम्मल तौर पर टारगेट सेलेक्ट किया गया था? देखिए, टारगेट सिलेक्ट किए गए थे। मैं अपने आप से जब पूछता हूँ तो मुझे अपने जवाब तो अपने अंदर से यही मिलता है कि ये महज इत्तफाक नहीं हो सकता कि उसी वक्त जो है गवर्नर हाउस जिस पे हर गुस्सा निकल रहा होता था उसकी बजाय कहीं और लोग जा रहे हैं, जिन्ना हाउस पे जा रहे हैं, किला बाला हिसार में जा रहे हैं, कोयटा में कहाँ जा रहे हैं, सरगोदा में और पाकिस्तान एयरफोर्स बेस पे कैसे जा रहे हैं। तो क्या ये महज हुस्न इत्तफाक है कि हर शहर में शुहदा की यादगारों पे जा रहे हैं और बड़ा टारगेटेड था। और आप कई सोशल मीडिया पे, अखबारों में और मुख्तलिफ रिलीज़ के ज़रिए, पंजाब पुलिस की IG के बयानात के ज़रिए साफ पता लगा कि मुख्तलिफ लोग जिनको नाम के साथ, तस्वीर के साथ, वीडियो के साथ देखता पाया गया कि वो बार बार डायरेक्ट कर रहे थे, उस तरफ जाओ, उस तरफ जाओ, उस तरफ जाओ, उधर जाओ। तो ये महज इत्तफाक नहीं हो सकता। लेकिन जब आप कोर्ट्स की तरफ से फैसले देखते हैं जी, और इस सारे भयानक वाक़े को या वाक़यात के तसलसल को देखते हैं, तो कोर्ट्स के अंदर से तो फैसले ये आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ना कोई मुकदमा है, ना शवाहिद हैं। हम ये नहीं कहते कि बेगुनाहों को आप सिर्फ मिसाल बनाने के लिए उल्टा लटका दें, लेकिन कहीं ना कहीं तो तदारक होना चाहिए। तो कोर्ट्स की तरफ से जो फैसले आ रहे हैं वो इस बयानी के बिल्कुल मुखालिफ हैं। वो कह रहे हैं जी कि ये तो मौजूद ही वहाँ पे फ़र्द नहीं था, इसके खिलाफ तो शवाहिद ही नहीं है, फिर IG को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद के केस की बात कर रहा हूँ। सो आप उसको कैसे देखते हैं फिर कि एक तरफ ये बयानिया, ये हकायक जो आप भी कन्विंसिंग समझते हैं और मौजूद भी है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और दूसरी तरफ कोर्ट्स की तरफ से, सो व्हाट इज़ हैपनिंग? देखिए, ये एक बड़ा अलमिया है इस वक्त, क्योंकि इंसाफ का निज़ाम जो है वो जब तक उस पर एतमाद नहीं होगा चीज़ें आगे और बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती। तो एक तरफ तो ये हिस्ट्री रही कि पनामा की लिस्ट में भी नाम नहीं था और पनामा का केस चला के और अकामा पे निकाला, और ये तो एक मिसाल है, उसमें बेतहाशा और भी बहुत सी मिसालें हैं। और दूसरी तरफ ये है कि एक एक दिन में बग़ैर आए खान साहब की खुद जिस तरह ज़मानतें होती रहीं, चीज़ें होती रहीं, और अभी भी इन केसेस में। तो बहरहाल मैं तो इस बात का जो ये कहना है कि बग़ैर शवाहिद के किसी को आप वैसे मिसाल नहीं बना सकते। केस भी सही होना चाहिए, शवाहिद भी होने चाहिए, प्रूफ भी होना चाहिए, लेकिन उसका क्या करें जहाँ पे लोग भी मौजूद हैं जो देख रहे हैं, यहाँ पे थे, वो गवाही भी दे रहे हैं, ऐसे शवाहिद भी हैं, वीडियो एविडेंस भी है, ऑडियो एविडेंस भी है, उसमें भी अगर कुछ मसला ना हो तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि अपनी केस जो हैं वो पुलिस और जो भी जिसको पकड़ के जब पेश कर रहे हैं तो ये उनके ऊपर फ़र्ज़ है, अगरचे मुश्किलात ज़रूर होती हैं इन कामों में, लेकिन उनको केस भी सही तरीके से रिप्रेजेंट करके सही तरीके से फ़ाइट भी करना चाहिए, उसमें भी कमी नहीं होनी चाहिए, और कोर्ट्स को भी बेहतर तरीके से इनको देखना चाहिए। मेरे सामने ट्रंप की वजह से, ट्रंप के कहने पर जो
राइटिंग हुई अमेरिका के अंदर, उसकी अब मिसालें हैं जिसमें एक ऐसा शख्स जिसको मैक्सिमम पनिशमेंट देंगे 18 साल, एक ऐसे कानून के तहत जो अमेरिका के अंदर बहुत कम इस्तेमाल होता है। और वो शख्स जो था वो उस दिन बिल्डिंग में दाखिल भी नहीं हुआ था, वो इंसाइटर था। और कम से कम जो सज़ा दी गई एक ऐसी लड़की को 1 माह, जिसने सिर्फ शीशे के सामने खड़े होकर सेल्फी बनाई थी और उसके ऊपर एक जुमला कहा था और उसके साथ कम्युनिटी सर्विस भी लगाई। तो 18 साल और 1 माह, यानी आप कदम नहीं रख सकते ऐसी जगहों पर जो ममनू करार दी गई हैं कानूनी तौर पर। तो आपके ख्याल में जो सज़ाएं हैं मौजूदा कवानीन के तहत वो काफ़ी होंगी पाकिस्तान में? क्योंकि ऐसा वाक़या पाकिस्तान में हुआ नहीं है। मिलिट्री कोर्ट्स की भी बात हो रही है, लेकिन जो वाक़या हुआ है वो शायद उस कानूनी अहाते से भी आगे की बात है। यू थिंक वी नीड टू हैव अ न्यू लॉ या एग्जिस्टिंग लॉ में आपके ख्याल में जान है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो कैपिटल हिल का वाक़या है वो तो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा किया, कुछ दिन पहले उसका मवाजना किया। और ये ख़ास तौर पे हमारे जो हम एक बैन अल-अक़वामी जंग लड़ रहे हैं जिसमें पाकिस्तान का इमेज टार्निश करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं या ये किसी का टूल बन रहे हैं, तो उस जंग में तो इस चीज़ को बार बार हमें प्रोपगेट करना चाहिए, बताना चाहिए। और वहाँ पे आपने तमाम सज़ाओं का भी जिक्र किया, लेकिन एक चीज़ और भी बड़ी अहम है कि हज़ारों लोगों को, थाउजेंड्स में आते हैं लोग जिनको सज़ाएँ भी हुई हैं और जिनके बारे में कुछ ना कुछ उनको किसी को हाउस डिटेंशन हुई है, किसी को किस तरह की सज़ाएँ हुई, तो वो एक बहुत बड़ी मिसाल है। लेकिन मैं इस चीज़ पे नहीं कहता कि फ़ौरी तौर पे जी हम नया कानून बनाएं और उस जितनी सज़ाएं करें जितनी वहाँ पे हुई हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जो मौजूदा कवानीन हैं उस कवानीन में भी जो सज़ाएं हैं कम अज़ कम वो होनी चाहिए। और देखिए, एट द एंड ऑफ द डे ये सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन ये गुमराह हुए, हेट स्पीचेस का शिकार हुए और नफ़रत अंगेज़ तकरीर लेके। लेकिन अगर कोई शख्स किसी के उकसाने पर किसी को जाके कत्ल कर दे तो क्या वो काबिल माफ़ी हो जाता है? गलती तो हो गई और बहुत बड़ी गलती हो गई। हम ये शर्मिंदगी का तौक तो हम शायद पूरी उम्र अपने सर से ना उतार सकें। कौन सी कौम ऐसी है जो अपने शहीदों को की बेतौकीरी करती है? आपका किसी कौम में कई मज़ाहिब भी हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ मसालिक भी हैं, चीज़ें भी हैं, लेकिन शहीद तो सबके लिए अपने जाके फ्रंट पे सीने पे गोली खाता है और फ्रंट पे जाकर वो अपनी जान की परवाह, नोइंग कि उसके पीछे कोई कमक नहीं है, कुछ नहीं आना, वो डेस्टिनी उसके अगर यहाँ खड़ा रहा तो मौत के अलावा कुछ नहीं होगी, तो फिर उसको निशान हैदर मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। और उसकी अगर आप बेतौकीरी करेंगे पीछे बच क्या गया? एक आम सवाल पूछा जाता है कि व्हाट वाज ही थिंकिंग। तो चूँकि आप सिर्फ गवर्नर नहीं हैं, एक सीजन पॉलिटिशियन भी हैं, हल्के की सियासत भी करते हैं और सियासी उतार चढ़ाव से आपकी वाकफियत भी है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा ब्रेक में जाने से पहले, आपके ख्याल में क्या सोचा गया था ये करते हुए? मफरूज़ा क्या था कि भाई हम क्यों करें, ये क्या हासिल करना चाह रहे थे? ज़रा आपका तज्जिया में चाह रहा हूँ। देखिए, मैं वहाँ पे मौजूद तो नहीं था और किसी के दिल में इंसान झांक नहीं सकता, लेकिन इफ़ आई हैव टू टेक अ गेस, तो खान साहब ये कहते पाए जाते थे कि इतने लोगों को अगर मैं बाहर निकाल दूँ तो GHQ को दबाया जा सकता है। पुरानी स्टेटमेंट आपने दूसरे अल्फाज में बयान की, ठीक है? और वो मेरे लिए मुनासिब नहीं कि मैं उन अल्फाज का चुनाव करूं जो खान साहब तो बहुत ही अल्फाज के चुनाव ऐसा करते हैं कि बहरहाल उसके अलावा ये भी कहते पाए गए कुछ जगहों पे, एक बार बार मिसाल देते पाए गए कि तुर्की में क्या हुआ। ये भूल गए कि तुर्की में लोग जो हैं वो आगे लेट गए थे कि इससे आगे जाना है तो हमारे ऊपर से जाओ, इस तरह जाके आगे नहीं लगाई थी। लेकिन बहरहाल हमारी अपनी फ़ौज कोई मकसद होता है जिसकी वजह से फ़ौज जो है उसको कानून में भी प्रोविज़न दी जाती है कि आपने उसके ऊपर अटैक नहीं करना, अदलिया पे नहीं करना। तो ये हमारे कौमी इदारे हैं और हम गलतियाँ इंसानों से होती हैं। उन्होंने मफरूज़े जो बनाए वो गलत साबित हुए और जिसके नतीजे में वाले एक भयानक वाक़या हुआ या वाक़यात हुए, लेकिन मफरूज़े सही साबित नहीं है क्योंकि उसके बाद तो हाँ शायद वो चूँकि उनका ख्याल, इफ़ आई हैव टू टेक अ गेस, उनका ख्याल ये होगा कि वो बिल्कुल जो है ना वो अगलों को या इस तरह करके शायद वो हॉस्टाइल टेक ओवर कर लेंगे और वो एक ऐसा कू में कामयाब हो जाएंगे और वो एक शायद पता नहीं सिविलियन मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाह रहे थे या क्या करना चाह रहे थे। लेकिन मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, और ये जो कुछ हुआ अगरचे बहुत बड़ी शर्मिंदगी है लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा आई ओपनर भी है और उससे बहुत सी आंखें खुली हैं।
हम आंखें खुलने के ऊपर अभी करेंगे। गवर्नर साहब से हमारी बातचीत जारी है आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, गवर्नर पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं। गवर्नर साहब, अभी आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि आंखें भी खुली, सियासी मौके भी खुले, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात में से तो लोग छोड़ छोड़ के ऐसे जाने लगे, एक ही स्क्रिप्ट पढ़ते हुए। जो प्रेस क्लब वाले हैं जहाँ पर हम बैठते हैं, अब तो हम उस कुर्सी को देखते हैं जहाँ पर बैठ के न जाने इसमें क्या जादू है कि हर कोई एक ही बात करते हुए बाहर निकल रहा है। नई पार्टी का क़याम आ गया है, इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जितने भी लोग थे वो सब गायब हो गए। आपकी पार्टी ने भी बहुत सारे मसाइल का सामना किया है, पीपल्स पार्टी ने भी बहुत सारे मसाइल का सामना किया है। क्या आपने इमेजिन किया था एज अ पॉलिटिकल वर्कर कि इस तरीके से डिज़ोल्व होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत? देखिए, मुझे ये पता था कि जिस तरह ये लोग लाए गए थे और जहाँ से लाए गए थे, अगर वहाँ पे जब ये 2022 में एक अदम एतमाद के ज़रिए हुकूमत तब्दील हुई और उस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने ये फ़ैसला किया कि हम न्यूट्रल रहना चाहते हैं, तो अगर वो न्यूट्रल ना होते तो उस दिन भी ये सब लोग चले जाते। लेकिन इस वक्त जब ऐसे मौके पे इमरान खान ने एक ऐसा कदम उठा लिया, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी, तो अब इन लोगों के लिए मुमकिन नहीं था कि अब वो इमरान खान के साथ रह के रियासत पे और मुल्क पे चढ़ाई करें, क्योंकि अब उसका जो एक अंदर का जो असल रंग था वो वाज़ेह हो चुका था। इमरान खान सियासी बैगेज बन गया जो ये उठा नहीं सकते थे आपके ख्याल? सिर्फ महज ये सियासी भी नहीं है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि एक कानून और आइन से बाला होते हुए और एक मैं समझता हूँ कि वो एक पॉलिटिकल जो फेम या पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी वो एक चीज़ है, और अब आप कानून और आइन शिकनी के मुर्तकिब होते चले जाएं वो दूसरी चीज़ है। आप जब कानून और आइन को अपने हाथ में लेना शुरू कर दें और अपने आप को उससे बाला समझना शुरू कर दें, तो मैं समझता हूँ कि ये सब लोग जो हैं ये इस तरह थे कि ये कभी भी रियासत के ख़िलाफ़ उस तरह से आइन के और कानून के ख़िलाफ़ चलते हुए चलना इनके लिए मुमकिन नहीं। ऐसे तहलील वैसे होना बहुत 3 हफ्तों के अंदर लगता है मुकम्मल मंजरनामा तब्दील हो गया। 9 मई से पहले तहरीक इंसाफ कहाँ पर खड़ी थी, इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पर खड़ी थी, आपकी जमात की हुकूमत की पोजीशन क्या थी। वो तो खैर महंगाई के मामले के ऊपर अभी भी बैकफुट पर हैं, लेकिन सियासी तौर पर लग रहा था कि एक तूफ़ान है जो उमड़ आ रहा है, उसके सामने आप रास्ता उसको रोक नहीं सकते। लेकिन 11 मई के बाद इट ऑल जस्ट डिसॉल्व। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि ये वाक़ईतन आज खुद हो रहा है या जिन्होंने बनाई थी पार्टी उन्होंने तोड़वा दिया? देखिए, ये आज खुद भी हो सकता है, क्योंकि मुझे अभी तक कोई ऐसा इसमें से गवाही नहीं आई कि किसी ने आके मुझे ये कहा हो। हालांकि मेरे पास 2018 में 56 एक ही किस्म के स्क्रिप्ट जो है वो गवाही काफ़ी नहीं है कि एक ही बात 56 बंदे एक ही बात कर रहे हैं। जी, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि 2018 या पहले जब तो जो तारीख़ रही उसमें तो हमें पता था कि कहीं पे इंसेंटिवाइज़ किया जा रहा था, कहीं पे दबाव डाला जा रहा था, कहीं बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा था, और उसके बावजूद मैं समझ रहा था कि एक बहुत तक़वियत बख्श बात थी कि बहुत बड़ी तादाद छोड़ के नहीं गई। बहुत ही मतलब आटे में नमक के बराबर भी शायद नहीं होंगे वो लोग जो चंद शायद उनसे वो भी इस तरह छोड़ के नहीं गए, वो भी इस तरह छोड़ के नहीं गए। तो मैं समझता हूँ कि ये उस तरह का कोई ना दबाव है ना कोई इंसेंटिव है, बल्कि ये तो आज खुद इन्होंने देख लिया कि इमरान खान ने अपनी ऐसी पोजीशन ले ली है कि वो ना सिर्फ डिज़ास्टर है, बल्कि किसी भी मुल्क में इतनी बड़ी आइन शिकनी और इतनी बड़ी कानून शिकनी के बाद कोई शख्स सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो वो चाहे डिफरेंट पार्टियों के साथ रहे हुए हैं, लेकिन सीजन पॉलिटिशियंस हैं, तो वो अगर किसी नई एक आगे तेज़ रफ्तारी से चलने वाली पार्टी की डब्बे में सवार ना भी हों, कम से कम अपने लिए अच्छे पार्किंग स्पॉट ज़रूर ढूंढ रहे हैं और इधर से डिटैच कर रहे हैं। तो ये जो इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी है, ये पार्किंग लॉट है इनके लिए या वाकई बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है आपके? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक पार्किंग लॉट ही हो, लेकिन कम से कम उनको उस बिल्ली की तरह जो बंद गली में आके परेशान हो जाती है, उसको कोई ना कोई एग्ज़िट चाहिए होता है, तो इनको भी कुछ एग्ज़िट चाहिए था। कम से कम इनके लिए बहुत ज़रूरी था कि इन ऑल फेयरनेस कि ये इतनी जिस तबाहकुन रास्ते पे पीटीआई चल पड़ी थी या इमरान खान साहब चल पड़े थे, उससे कम इनको डिटैच होना इनके लिए बहुत ज़रूरी था।
और उन्होंने इसी में शायद आफियत समझी कि डिटैच हो। तो और आपकी जो पहली बात है ना कि क्या इनको कहा जा रहा है, वो मैं आपको उस दिन उसकी तौसीक करूँगा या उसकी बात करूँगा जब मुझे कहीं से कंफर्म पता लग जाए, क्योंकि तो मैं कभी पता नहीं चलेगा। नहीं, पता लग जाता है। आप जब सियासी दोस्तों के साथ बैठते हैं, हम आप इकट्ठे पार्लियामेंट में रहे होते हैं, आपका बहुत लोगों से ताल्लुक़ होता है, तो अभी तक आपको इनमें से किसी ने आके नहीं बताया जी कि हमें कहा गया कि छोड़ो वरना? अभी तक मुझे जिस तरह हमने 2018 में देखा, वो कहा जाता था कि जीप का सिंबल लो या फाइल ले लो। ये तो मेरे सामने की बात है, वो सामने फाइल रखी थी, तो फाइल के अंदर मुकदमात होते थे। तो मैं आप एग्जैक्टली यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक ना किसी ने खुद बताया, ना इनडायरेक्टली मुझे कोई ऐसी गवाही मिली। वरना सुनी सुनाई बात पे तो यकीन नहीं करना चाहिए, वो एक बुनियादी बात है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं करता सुनी सुनाई बातों पर यकीन, लेकिन अगर कोई इस तरह की बात पहुंची होती तो मैं आपसे नहीं, आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारे जो दोस्त हैं प्रेस क्लब वाले, वो बड़े परेशान हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि इस कुर्सी के अंदर क्या जादू है। आपके भी बहुत ताल्लुक वाले हैं। जी जी बिल्कुल। और वो भी आपको, मैं गुमान कर सकता हूँ, मुझे हकीकत नहीं पता, लेकिन मैं गुमान कर सकता हूँ कि वो भी आपको अब तक बता चुके होते हैं कि हम पे कितना ज़्यादा प्रेशर था या कितना इंसेंटिव था। मेरा ख्याल है कि मैंने तो अभी तक ऐसी बात नहीं सुनी, आपने सुनी हो तो मैं कुछ अगर मैं कभी इंटरव्यू दूंगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन चूंकि अभी मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ तो मेरा रोल मुख्तलिफ है। गवर्नर साहब से हमारी बातचीत जारी है आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, गवर्नर पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं। गवर्नर साहब, आप पंजाब में अब किस से कम्पीट करें? नून लीग किस से कम्पीट कर रही है? पीटीआई की जो हालत ज़ाहिर है वो आपके सामने है। जो नई जमात बनी है, आप कहेंगे कि जब परफॉर्मेंस होगी तब देखेंगे। पार्टी लोग इकट्ठा कर रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी का तारीखी तौर पर अगर आप एदाद-ओ-शुमार के ज़ाविये से देखें तो पंजाब के अंदर उनका वोट बैंक श्रिंक किया है। कुछ पॉकेट्स हैं जिसके अंदर वो परफॉर्म करते हैं। तो अब नून लीग का कंपेटिटर पंजाब में कौन है? देखिए, 2018 में जब मियां नवाज शरीफ साहब को भी पार्टी की सदारत भी रखने नहीं दी गई थी और बाकी भी जो मुकदमात के फ़ैसले थे वो आपके सामने थे, और भी कितने साथियों के ऊपर, लोगों के ऊपर जो मुकदमात, दबाव, चीज़ें थीं, और बाकी जो मामलात चले थे, उसके बावजूद जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज हुई थी 2018 के इलेक्शन में पंजाब में, वो PMLN थी, और उसके बाद PTI थी। तो ये तो फिर बाद में जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ चला और चीज़ें चलीं, तो वो PTI जो है वो अपनी कम सीट से आज़ाद और मुख्तलिफ कोलिशंस को साथ मिलाते हुए बीच में फिर आखिरी दिन तो RTS बैठ गया। नहीं, मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ कि RTS बैठने के बाद और तमाम सिस्टम्स नंबर्स इन पंजाब वर सपोर्ट के बाद स्टिल PMLN केम आउट एज द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ पंजाब इन 2018 इलेक्शन। लेकिन सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन सबसे ज़्यादा सीट्स PMLN के पास थी। अभी मैं समझता हूँ कि ये जो केसेस हैं, चीज़ें हैं, इनके क्या फ़ैसले हैं, वक्त के साथ ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह होती चली जाएंगी। इमरान खान साहब के पास केसेस हैं, उसके क्या फ़ैसले आ रहे हैं। मैं बिल्कुल चाहूँगा कि हर जगह इंसाफ जो है उसका दामन हाथ से ना छोड़ा जाए, किसी के साथ ना इंसाफ़ी ना हो, लेकिन इंसाफ ज़रूर, जस्टिस ज़रूर सर्व किया जाए। और वो बड़े संगीन मामलात हैं बहुत सारे, लेकिन बहरहाल उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। और पंजाब में कंपेटिटर फिर आपका कौन हुआ? मेरे ख्याल है इस वक्त अभी एज वी स्पीक नाउ तो हमारा सबसे बड़ा कंपेटिटर इस वक्त तो महंगाई है। ठीक। लेकिन व्हेन वी गो इनटू इलेक्शंस जो कुछ महीनों में इंशाल्लाह हम उसके बहुत करीब होंगे, वो तो आपको मुकम्मल एतमाद है कि होंगे ना? इंशाल्लाह होंगे इलेक्शंस, और उसकी कोई वजह नहीं कि मेरा ख्याल है कि उसका कोई ऐसी वजह नहीं होगी तब कि उसको कोई पोस्टपोन करना पड़े। चीज़ें अब बेहतर हो रही हैं इंशाल्लाह। तो उस वक्त जब इलेक्शंस होंगे तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों पे, जैसे अब ये बजट में आपने देखा कि आज रशिया का तेल जो है वो अनलोड हुआ, उससे पहले भी तेल की कीमतें कम होना शुरू हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि और इस दफ़ा अल्लाह का बहुत करम हुआ, हमारी पंजाब की मेजॉरिटी पॉपुलेशन रूरल इकॉनमी है, और रूरल इकॉनमी जो है उसके असरात जो हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं। तभी आपने बजट के अंदर इंसेंटिव भी बड़ा डाला है, मेरे ख्याल में 1.25 ट्रिलियन ऐड भी किया है किसानों के, रूरल एरियाज़ के कर्ज़ों के लिए। वो तो हमेशा करते हैं। आपने 2018 में, 17 में, 2016 में देखें, बड़े बड़े किसान पैकेजेस दिए थे। पिछले साल 2022 में आने के बाद खाद चीज़ें की, और इस दफ़ा गंदम का अच्छा रेट दिया था। तो ये तो हमेशा परफॉर्मेंस रहती है, हमेशा प्रायोरिटी रहती है कि यहाँ पे की। तो अभी भी आपने देखा कि अल्लाह के करम से, सिर्फ अल्लाह के करम से गंदम की बम्पर क्रॉप हुई। और कभी हमारे यहाँ होता था कि या रेट अच्छा मिलता था ज़मींदार को या औसत अच्छी मिलती थी। इस दफ़ा औसत भी अच्छी मिली, रेट भी अच्छा मिला, और बड़े सालों के दुखड़े दूर हुए हैं। उससे हमारी रूरल इकॉनमी बेहतर हुई है। उससे पहले जो रमज़ान शरीफ था, रमज़ान शरीफ में
लोग महंगाई की वजह से जो परेशानी थी, उसमें जो आटे की स्कीम चली, और वो आमतौर पे लोग जो हैं इसको ख़ास तौर पे ज़िम्मेदारा ख़ानदानों में 13वां महीना कहते हैं कि जब गंदम आने से पहले जो आखिरी महीना होता है तो स्टॉक्स होते हैं वो भी डिप्लीट हो चुके होते हैं, और बाज़ार से गंदम लेनी पड़े, जाके आटा लेना पड़े, तो बहुत महंगा हो रहा होता है। तो उसे और नई फसल अभी आई नहीं होती, घरों में दाने नहीं होते, कटाई वालों के घरों में मज़दूर में भी कटाई करते हैं तो दाने पहुँचते हैं। तो उस वक्त आटे की मुफ्त तकसीम और उससे भी बहुत बड़ी जान। लेकिन नंबर्स आर टेरेबल स्टिल। देखें ना, जब 0.3% पर जीडीपी की ग्रोथ हो, जब अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट लेवल के ऊपर हो, जब रुपए की कलाबाजियाँ लग रही हों, जब नई फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो ना होने के बराबर हो, जब हर रोज़ डिफ़ॉल्ट का मंत्रा पड़ा जा रहा हो और सियासी गैर यकीनी हो, दीज आर वेरी बैड नंबर्स। तो आपके ख्याल में यही आपका कंपेटिटर है, ये जो मुआशी सूरत हाल है, इसके अलावा नहीं? पहली बात तो ये कि जहाँ तक बैड होने की बात है, लोगों को महंगाई हिट करती है, वो कंपेटिटर है। लेकिन हुकूमत की तरफ अगर हम देखें तो हुकूमत की तो बहुत बड़ी कामयाबी है कि वो डिफ़ॉल्ट अवर्ट हो गया। जब हम 2022 में जब ये हुकूमत संभाली थी फेडरल गवर्नमेंट, कोalition गवर्नमेंट ने, तो उस वक्त दीवार पे लिखा नज़र आ रहा था कि हम वी आर ऑन द वर्ज ऑफ डिफ़ॉल्ट, और तमाम जो इकोनॉमिस्ट थे वो ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि आज हुआ डिफ़ॉल्ट के कल हुआ। कुछ लोग ये कहते पाए जा रहे थे कि एक्चुअली डिफ़ॉल्ट हो चुका है, सिर्फ इसका ऐलान बाकी है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर सेइंग इवन नाउ। नहीं, इसमें बहुत सारी तब्दीली। यही कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट हो चुका है, हम रोल ओवर की तरफ जाते हैं। वो यही कहते हैं जी कि डिफ़ॉल्ट हो सकता है, IMF का मुआहिदा नहीं हो रहा। तो वो जो आप फरमा रहे हैं वो एवर्ट नहीं हुआ, आप डिनाई करते हैं उसको कि अब ये नहीं है, लेकिन हालात को इतने अच्छे नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि वो लोग जो कहते थे कि डिफ़ॉल्ट हम हो चुके हैं या डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, उनकी रेशो अब बहुत कम हो गई है। वो लोग जो बार बार बता रहे थे कि आज डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, कल हो जाएगा, दिसंबर के फर्स्ट वीक में पाकिस्तान की हाईएस्ट एवर पेंडिंग पेमेंट्स आनी है, जो ड्यू पेमेंट्स हैं उन्हें करनी है, पाकिस्तान वो कर नहीं सकेगा तो दिसंबर में डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, फिर फरवरी में डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अब वो सब लोग कह के भी थक गए हैं और लोग उन पर यकीन भी नहीं कर रहे, और उनमें से बहुत सारों ने कहना भी छोड़ दिए। और अब वो स्टेज है कि जब फाइनेंस मिनिस्टर या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कहती थी, प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि हमें हर सूरत IMF की अगली किस्त चाहिए, इसलिए हम शराइत मानने को तैयार हैं, और अब वो कहती है कि नहीं, आपने देना है तो दें, वरना हमें फिर कोई और ऑप्शन सोचनी पड़ेगी, वी आर फाइन। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है, और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है कि उस डिफ़ॉल्ट से अब हम डिफ़ॉल्ट के मंत्रा से हम काफ़ी हद तक बाहर निकल चुके हैं। अगर आपसे पूछ पाऊँ तो माहौल मुवाफिक है, इमरान खान अपनी गलतियों का खमियाजा भुगत रहे हैं, पार्टी उनकी तितर बितर हो गई है, जो नई पार्टी सामने आ रही है आपके ख्याल में वो बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स नहीं है, महंगाई के मामलात भी आपने तकरीबन आपके ख्याल के मुताबिक तय हो चुके हैं या हो जाएंगे, मजीद तय तो बिल्कुल नहीं हो चुके, लेकिन वी आर इम्प्रूविंग ऑन दैट फ्रंट। ट्रेजेक्टरी चेंज होगी, अब ट्रेजेक्ट्री चेंज हो गई है, अब महंगाई को कंट्रोल हो रहा है, उधर से लोगों की आमदनी जो है वो ज़रूरी आमदनी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आते? Should he not be here? मियां नवाज शरीफ साहब तो तमाम लोगों का ख्याल है, बल्कि मैं तो कुछ मुख्तलिफ पार्टीज़ जो कि इवन जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल मैच्योरिटी वाले लोग जिनसे मुलाकात होती है तो वो कहते हैं कि मुल्क के लिए अच्छा है कि उनको यहाँ होना चाहिए और वो जल्दी वापस आएँ, और PMLN के जो लोग हैं वो तो जज्बाती हद तक जो है वो ख्वाहिश रखते हैं कि जल्दी वापस आएँ, और बहुत सी चीज़ें वो समझते हैं कि उनके तजर्बे की वजह से बेहतर होनी चाहिए। किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं? मुझे नहीं पता, ये सिर्फ उनकी सेहत का मामला है या उसमें कोई मुनासिब वक्त का वो इंतज़ार कर रहे हैं। बहरहाल वी आर वेटिंग। इसके अलावा मुनासिब वक्त मैं सिर्फ जानना चाहूँ कि बतौर पॉलिटिकल वर्कर इससे ज़्यादा मुवाफिक माहौल क्या होगा? मैंने मियां नवाज शरीफ के साथ काम किया है, उनका एक वसी तजर्बा है काम का, उनको मशवरा करने की बहुत आदत है, लेकिन बहुत से मामलात में हम देखते हैं कि कुछ दोस्तों की राय मुख्तलिफ होती है और वो मुख्तलिफ फ़ैसला करते हैं और वक्त बताता है कि उनका फ़ैसला ठीक था, तो और कुछ दफ़ा उनसे भी गलती हो जाती है, वो भी इंसान है। बहरहाल ये और वो मुशावरत से फ़ैसले करने के आदी हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें भी यकीनन अगर इफ़ इट्स ओनली अप टू हिम एंड नॉट हिज डॉक्टर्स, तो फिर तो वो यकीनन मुशावरत कर रहे होंगे और वो बेहतर फ़ैसला करेंगे। तो मेरे और आपकी दानिश में हमारी एक अपनी राय हो सकती है, क्योंकि बहुत से लोग, मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो चाहते हैं और ख्वाहिश रखते हैं और राय है कि फ़ौरी वापस आ जाना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो मुशावरत से जो भी फ़ैसला करेंगे वो बेहतर उसके बारे में बता। लेकिन उनको वैसे आ जाना चाहिए, आपकी ज़ाती राय या मशवरा क्या होगा? मेरी ज़ाती ख्वाहिश और राय यही होगी कि उनको जल्द अज जल्द आना चाहिए। बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया।